आज हम इस लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग करने वाले हैं, जो एक्चुअल में प्रमाणित कुछ और करना चाहता था, लेकिन इसके द्वारा एक आश्चर्यजनक प्रमाण मिल गया और जिससे विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत का विकास हुआ। वो प्रयोग वास्तव में माइकलसन मोरले प्रयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। उस प्रयोग को हम इस लेक्चर में इस प्रयोग को अपने प्रायोगिक रिकॉर्ड के हिसाब से बांट देते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होगा, इसकी संरचना और कार्यविधि क्या होगी, क्या निष्कर्ष निकला और उसके ऋणात्मक परिणाम क्या क्या आए। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन आपके नॉलेज के बारे में कर लेता हूँ। जैसा आपने सेकेंड ईयर और क्लास 12th में मेरे ख्याल से पढ़ा है कि हाइगन के सिद्धांत के अनुसार से संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर व्याप्त है, शायद याद हो। उसके बाद आपने क्या किया था, यंग का द्विस्लिट प्रयोग किया था। इस प्रयोग से आपने यह सिद्ध किया कि आपका जो प्रकाश है वो तरंग व्यवहार दिखाता है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। अब हुआ ये कि मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग मान लिया। प्रकाश क्या था? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में मान लिया। कौन माना? मैक्सवेल ने। और उसका वेग ज्ञात किया। कितना निकल आया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गया। यहाँ तक समझ में आया? हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हाइगन के तरंग सिद्धांत से ईथर की उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में है, और यंग के प्रयोग से प्रकाश के तरंग व्यवहार की जानकारी मिल गई, और मैक्सवेल ने उसको विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हुए उसका वेग भी ज्ञात कर दिया। अब अगर आप अच्छे से सोचिए तो वेग ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया था? अभी पिछले लेक्चर में हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा भाई कि निर्देश फ्रेम चाहिए रहता है ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को परिभाषित कर सकें। अब आप सोचो कि मैक्सवेल ने किस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये वेग ज्ञात किया होगा, जिसमें उसने कहा कि प्रकाश को हम लोग c का मान इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। ये पहला प्रश्न आया हमारे दिमाग में। अब उस टाइम के ढेर सारे साइंटिस्ट थे। अब सब लोग अपना अपना मत रखेंगे भाई कि ऐसा है कि नहीं है, क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले हर्ट्ज आए। हर्ट्ज का नाम तो सुना होगा, है ना? तो हर्ट्ज ने क्या कहा कि हर्ट्ज ने ये माना ईथर जो होता है ब्रह्मांड का, वो वस्तु के साथ ही चलता है। ठीक है? वस्तु के साथ ही चलता है कहने का मतलब क्या हुआ? ईथर और गतिमान वस्तुओं में आपेक्षिक वेग नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब इसके बाद फ्रेस्नेल और फिजो ने अपने प्रयोगों से ये माना कि ईथर की आंशिक गति को स्वीकार किया जा सकता है। दो बातें हो गई, उसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है और दोनों का मत एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। चलो एक ट्विस्ट और क्रिएट कर देते हैं। लॉरेंज का नाम सुन लेते हैं, है ना? लॉरेंज भी तो हम लोग के जाने माने हैं, हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉरेंज ने ईथर के स्थिर होने की बात कही। डाउट हुआ कि नहीं हुआ? भाई जैसे कोई घटना घटी तो एक आदमी आया और आके बोला भाई कॉलेज आज खुलेगा। दूसरा ने कहा हाफ डे रहेगा और तीसरे ने कहा नहीं खुलेगा। अब बताओ आप करोगे क्या? अब इसका प्रयोग करना पड़ेगा ना कि आपको मेरे से फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि कॉलेज के क्या होने वाला है सर, कि खुलेगा, हाफ डे रहेगा कि नहीं खुलेगा।
ये तीनों बातें आ रही हैं। अब कन्फर्मेशन के लिए हम लोग का प्रयोग करना आवश्यक था। तो माइकलसन और मोर्ले ने वही किया। क्या किया इन्होंने? एक प्रयोग कर दिया। प्रयोग से उन्होंने क्या सिद्ध करने की कोशिश की होगी? अब सोचो तो, सीधी सा बात आ गई भाई, ईथर के बारे में जानना चाहेगा वो। हर्ट्ज कहता है कि वस्तु के साथ रहता है गतिशील, और फ्रेजनेल और फिजो के अनुसार से आंशिक, और लॉरेंज ने तो सीधा सीधा कह दिया भैया कि वो घूमता ही नहीं, स्थिर रहता है। तो ये प्रयोग, इस प्रयोग के बारे में अगर आप उद्देश्य लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मैं ये मान रहा हूँ अभी कि आप लोग अपनी कॉपी वगैरह रख लिए होंगे अपने पास और लिख रहे होंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमको प्रयोग का उद्देश्य जानना है। तो प्रयोग का कारण समझ में आ गया कि प्रयोग क्यों किया गया? कोई डाउट है यहाँ? चलिए, दूसरी बात, अब इसका उद्देश्य क्या होगा, एम क्या होगा? तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब भाई हम लोग इसको मेज़र करेंगे। तो कैसे मेज़र करेंगे? जिसको अच्छे से जानते हैं उसके सापेक्ष में बात करेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी तथा, अब क्या करें? पृथ्वी तथा ईथर के बीच आपेक्षिक गति का अध्ययन करेंगे। किसके बीच? पृथ्वी और ईथर के बीच आपेक्षिक गति का अध्ययन करेंगे। तो इसका उद्देश्य समझ में आ गया? क्या लिखना है? लिखना है इस प्रयोग का उद्देश्य पृथ्वी का ईथर के सापेक्ष आपेक्षिक गति का अध्ययन करना है तथा ईथर संबंधी अन्य सभी धारणाओं को प्रमाणित करना है। ठीक, तो ये प्रयोग 1887 में माइकलसन और मोर्ले ने किया। किस उद्देश्य से किया? ईथर और पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक गति को अध्ययन करने में तथा ईथर संबंधी अन्य सभी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया। यहाँ तक क्लियर है? अब उद्देश्य आपके पास आ गया है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि भाई उपकरण क्या है, काम कैसे करता है? तो चलिए मैं आपको उपकरण दिखाता हूँ, और ये डायग्राम आप अपने नोटबुक में ड्रॉ जरूर करिएगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। ये नीचे जो ब्लू कलर से दिख रहा है उसको आप टेलीस्कोप लेंगे, और उसी को मैं टी बोलने वाला हूँ। ये है माइकलसन और मोर्ले प्रयोग का सबसे सरल प्रबंधन यहाँ दिखाया गया है। अरेंजमेंट के हो, प्रबंधन का हो, जो उचित लगता है आपको। ये है, यहाँ एक प्रकाश स्रोत एस है। कैसा प्रकाश स्रोत लिया? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। और यहाँ से निकलने वाले प्रकाश को लेंस एन से गुजार कर क्या कर दिया गया? समांतर कर दिया गया, ये इसकी किरणों को। क्लियर हो गई बात? और उसके बाद ये किरणें कहाँ जाके गिरेंगी या कहाँ पे जाके आपतित होंगी? ये लगभग 45 अंश पर झुके हुए एक अर्ध पॉलिश की गई चांदी के प्लेट पर गिरेंगी। अब ये अर्ध पॉलिश से फिर डाउट आ गया, नहीं? अर्ध पॉलिश क्यों, पूरा पॉलिश क्यों नहीं? तो यहाँ पे जैसा चित्र में आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश क्या कर रहा होगा, यहाँ से एक हिस्सा उसका परावर्तित हो जाएगा और दूसरा हिस्सा वहाँ से पारगमित होकर के निकल जाएगा। इसलिए आपने अर्ध पॉलिश प्लेट लिया है। यहाँ G2 अभी उपलब्ध नहीं है, आप लोग ये मान के चलिए। G2 के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और डायग्राम में मैंने G2 क्यों दिखाया है। ठीक, चलिए। तो S क्या हुआ? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। इससे निकलने वाली प्रकाश लेंस L से समांतरित होकर के ग्लास प्लेट G1 पर आपतित हुई, जो कि कैसी है? अर्ध पॉलिश है। ठीक, उसके बाद इस G1 प्लेट पर पड़ने वाले किरण पुंज दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग इधर गया परावर्तित होकर के, ठीक है, किधर गया? दर्पण M1 की ओर। ठीक, और G1 से M1 की दूरी मान लेते हैं, छोटा सा लिखने की कोशिश करता हूं मैं, D है। ठीक है, दूसरा भाग अपवर्तित होकर के समतल दर्पण ये M2 की दिशा में चलता है, और G1 से M2 की दूरी भी उतनी ही है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार सोच लो फिर से, क्लियर हो गया ना? चलिए अब क्या है, प्लेट G1 से बराबर दूरी पर हम लोग कहेंगे दो दर्पण हैं हमारे पास, M1 और M2। यहाँ तक हो गया। यहाँ से दोनों भाग, दोनों भाग मतलब परावर्तित भाग और अपवर्तित भाग परावर्तित होकर के पुनः प्लेट G1 पर लौटकर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाते हैं। ठीक, अब बोलोगे कि आप लोग ऐसा क्यों हुआ? तो भाई जैसे आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश अभिलंबवत आपतित होता है तो वो उसी मार्ग से परावर्तित हो जाता है। ऐसे अभिलंबवत गया तो उसी मार्ग से ये क्या हो जाएगा, ऐसे गया तो वापस इस तरीके से आ जाएगा, उसी मार्ग से आ जाता है। तो दोनों प्रकाश पुंज परावर्तित होकर के G1 पे लौटकर व्यतिकरण फ्रिंज बनाते हैं। अब चूंकि व्यतिकरण बना तो व्यतिकरण को देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये दूरदर्शी चाहिए। इस दूरदर्शी को आप T लिख लेना अपने नोटबुक में। क्लियर हुआ यहाँ? अब लेकिन अभी तक मैंने G2 के बारे में कुछ नहीं बोला है, नहीं। अब क्या होगा, क्योंकि G1A प्लेट G से 2 बार गुजरती है। दिख रहा है कि, चलो मैं दिखा देता हूँ इसको, छोटा डायग्राम है इसलिए शायद आप लोग को ना दिखे। यहाँ से ऐसे लाइट रे आया, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया और यहाँ से ये बाहर निकल आया। ठीक, और ये दूसरा किरण जो M2 दिशा में जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा, 2 बार जाने आने का 2 बार हुआ। और ये एक बार सीधा गया, दोबारा लौट के आएगा तो ये अंदर थोड़ी जाएगा G1 के, यहीं राके रुक जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से परावर्तित होकर के इधर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, M1 से जो प्रकाश किरण परावर्तित होकर के आएगा G1 तक, उसके लिए पाथ डिफरेंस ज़्यादा हो गया, मतलब उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ से इसके पास कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, इसको दर्पण के अंदर जाना ही नहीं है। और जब दर्पण के अंदर जाना नहीं है तो ये क्या करेगा, सीधा यहाँ से घूम करके आएगा, यहाँ टकराएगा और वापस हो जाएगा। तो ये वाला जल्दी पहुँच गया, ये वाला देर से पहुँचा। तो दोनों में अगर व्यतिकरण देखना है तो समय एक ही होना चाहिए ना भाई। जब 2 प्रकाश किरण या 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में गति करती हैं, याद है व्यतिकरण की परिभाषा? जब 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है, और उसे देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का उपयोग करेंगे। तो अब आपका मोटिव समझ में आया कि भाई हम लोग ये G2 क्यों रखे हैं, समय को बराबर करना था, इसलिए यहाँ एक ग्लास प्लेट लगा दिया। कैसा ग्लास प्लेट? बिल्कुल G1 के जैसा, उसी पदार्थ का बना हुआ है ये। ठीक है, और इस ग्लास प्लेट को हम प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। क्या नाम है इसका? प्रतिकारी प्लेट। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं आ रहा? आगे चलें? क्लियर हो गया? ये पूरा उपकरण के बारे में मैं बता दिया हूँ, पूरा उपकरण के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई। एक बार सोच के देख लो कि सब चीज़ समझ में आ गया कि कहीं कोई डाउट अभी भी बन रहा है? नहीं बन रहा? नहीं बन रहा? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? आगे चलें? चलिए अब मैं इसके गणितीय व्याख्या के बारे में बात करूँगा। इसको गणितीय रूप में हम लोग कैसे लिखें? ठीक, तो गणितीय व्याख्या, चूँकि अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप तो भाई मैथ्स तो चाहिए। ये है, यहाँ शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए आपको अपना डायग्राम बिल्कुल अपने सामने रखना पड़ेगा। मेरे साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो चलिए, क्या निकालना है हम लोग को? इस डायग्राम से आपको दिख गया, हम लोग को निकालना है समय। क्या समय निकालना है? डायग्राम में फोकस करिए आप अपने अच्छे से। क्या समय निकालना है? चलो मैं अपने डायग्राम में तुम लोग को दिखा भी दूँ। निकालना क्या है? ये हमको निकालना है कि हमारा ये जो प्रकाश है G1 से लेकर के ये B पॉइंट तक जाने और वापस आने में कितना समय लिया, कुल समय कितना हुआ। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी क्या कर रही है? विवेक से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। किसमें? ईथर माध्यम में। संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर माध्यम है, और उस ईथर माध्यम में आपकी पृथ्वी गति कर रही है, और ये आपका प्रकाश गति कर रहा है। ये प्रकाश है ना भाई, गया और परावर्तित होकर के आया। तो हम मान लेते हैं हमारी पृथ्वी इस दिशा में ऐसे विवेक से गति कर रही है। तो चलिए इसकी बात करूं अगर मैं, ये
और तुम्हारी पृथ्वी की, इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति होगी। आपेक्षिक गति होगी तो कैसी आपेक्षिक गति होगी बेटा? दोनों एक ही दिशा में हैं। एक ही दिशा में अगर हैं तो क्या होगा? इनके वेग में कमी आएगी। कैसे कमी आ गई? तो आप बोलोगे दोनों एक दिशा में है भाई, तो प्रकाश का वेग कितना c और ये कितना, पृथ्वी की वेग कितना v, तो ये होगा जाने का वेग c माइनस वी। अब जब परावर्तित होकर के आएगी तो ये हो गया पृथ्वी की गति की दिशा और ये हो गए तुम्हारे प्रकाश की गति की दिशा। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो आने का वेग कितना हो गया भैया? c प्लस वी। जाने में कितनी दूरी तय की आप? बिल्कुल d दूरी, वेरी गुड। आने में कितनी दूरी तय करेंगे आप? बिल्कुल d दूरी। किस वेग से गति कर रहे हैं? जाते टाइम c माइनस वी से, आते टाइम c प्लस वी से। तो कुल समय कितना लगा? जाने में लगा समय, जाने में कितना समय लगेगा? चलो थोड़ा सा रफ निकाल के देखते हैं, नोट करना आप। जाने का समय, कहाँ से कहाँ तक जाने का समय? G1 से M2 तक जाने में लगा समय, मान लेते हैं, मैं इसको T1 लिख देता हूँ, चलेगा? तो T1 कितना आएगा? ये दूरी है D और ये वेग है c माइनस वी, निकल आया। अब आने में लगा समय कितना होगा? मान लेते हैं T2, ये कितना होगा? D बाई सी प्लस बी। कंफ्यूजन तो नहीं आया? अब मेरे को चाहिए कुल समय। कुल समय क्या चाहिए? जाने और आने में लगा कुल समय क्या होगा? तो कुल समय निकालना है तो कैसे निकलेगा? ये जो कैपिटल T1 मैंने लिखा है इक्वल्स टू T1 प्लस T2 लिख देना, सॉरी T1 प्लस T2 लिख देंगे। अब अगर T1 प्लस T2 लिखें तो T1 का मान कितना निकाले थे? जाने वाला कितना था? जाने का टाइम d बाई सी प्लस वी और आने के टाइम कितना हुआ? d बाई सी प्लस वी। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो बेटा, c प्लस वी और c माइनस वी। क्या आया? क्या आ गया? अब आया आपके पास d c प्लस वी, उसके बाद क्या आ गया? d c प्लस वी, फिर उसके बाद ये डी सी प्लस वी और ये आ गया डी सी माइनस वी। क्लियर हुआ? अब डी को इन करवाओ, मल्टीप्लाई कर दो। डी और सी का मल्टीप्लाई डी सी, डी और वी का मल्टीप्लाई डी वी, डी और सी का मल्टीप्लाई डी सी, और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, डी इंटू वी डी वी। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या आएगा? ये डी वी और इस डी वी को देखो आप, क्या बचा? 2dc बचा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से सी स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दूँ मैं यहाँ से, यहाँ सी स्क्वायर है नहीं तो क्या करो आप? सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर को डिवाइड करो, तो सी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, है ना? तो जब ये सी स्क्वायर कॉमन निकल के आया तो क्या बचा? ये देखो 2dc सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? अब इस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन दिख रहा है, उसको इग्नोर करना, ये मिस्टेक है। हाँ, कितना आ गया? 2dc सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, अब इसको 1 माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर को, यहाँ से सी और सी स्क्वायर के दो हैं, सी है तो एक तो सी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? यहाँ क्या बचेगा? ये कैंसिल हो गया, तो 2dc 2d बाई सी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर -1 इन्वर्स आ गया। क्यों भाई? इसको हर से अंश में ला रहे हैं इसलिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो ये आपका समीकरण 1 बन गया। तो ये माइनस का प्लस कैसे हो गया भाई? 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर था, यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा है। कैसे हुआ? बाइनोमियल थ्योरम लगाए। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, वो 1 प्लस एन एक्स होता है। ध्यान दो, घात का गुणा हो गया x के साथ, 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। कब होता है? जब x का मान 1 से काफ़ी कम हो। तो वहाँ ध्यान दो आप, v तुम्हारी धरती पृथ्वी का वेग प्रकाश के वेग से काफ़ी कम है। तो अगर v के मान में c को हम लोग भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से कम आएगी। ज़्यादा नंबर को अगर डिवाइड करते हैं कम में
तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 1 से कम आएगा। मतलब ये जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो मैंने -1 को क्या कर दिया, सामने लिख दिया इसके। 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 था, तो ये क्या हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 1। और बाइनोमियल थ्योरम का ध्यान रखना, मैं दोबारा फिर उपयोग करने वाला हूँ और वहाँ पे इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सीधा बोलूँगा बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग ये जानते हैं, और आप इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए, अब क्या बच गया, अब बच गया प्रकाश किरण का कहाँ से कहाँ तक जाने में, G1 से लेकर के M1 तक जाने, और वहाँ से परावर्तित होकर के, कहाँ से, M1 से परावर्तित होकर के वापस G1 तक आने में लगा समय क्या होगा, ये निकालना है हम लोग को। अब समय निकालना है, फिर से वहीं वापस चलते हैं आपके डायग्राम पे। ये डायग्राम आ गया, और मैंने क्या कहा, ये पूरा डायग्राम पृथ्वी पे रखा हुआ है। पृथ्वी गति कर रही है। अब चूंकि गति जो सूर्य के चारों ओर होती है उसका व्यास इतना ज़्यादा है, या कहें त्रिज्या बहुत ज़्यादा है, तो लगभग समांतर मान सकते हैं हम लोग। तो जितने समय में प्रकाश G1 से M1 तक जाएगा तो पृथ्वी उतनी देर में कुछ आगे बढ़ जाएगी ना भाई। तो आगे बढ़ गया तो क्या होगा, M1 का पोजीशन चेंज होकर के, ये M1 का पोजीशन चेंज हो जाएगा, और ये पोजीशन चेंज होकर के क्या बन जाएगा, ये M1 है, ये M1 का पोजीशन चेंज हो गया। तो अब प्रकाश कहाँ जाएगा, आपतित कहाँ पे होगा, M1 डैश पोजीशन पे। पूरा उपकरण आगे बढ़ रहा है, G1 पीछे नहीं रुका है, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो अब परावर्तित कहाँ से होगा, यहाँ से M1 डैश पॉइंट से, और यहाँ से परावर्तित होकर के जब प्रकाश वापस आ रहा होगा तब तक तुम्हारा ये जो G1 है वो भी आगे बढ़ जाए रहेगा, कहाँ, यहाँ तक आ जाएगा। ध्यान दो, इसमें हमको निकालनी थी लंबवत दूरी, लंब निकालना है। इस चित्र पे ध्यान दो। अब मान लेते हैं प्रकाश को इस G1 से इस A डैश तक जाने में T1 डैश समय लगा। उस टाइम हम लोग T1 ले चुके हैं, इसलिए मैं T1 डैश मान रहा हूँ, बस कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब प्रकाश परावर्तित होकर के C वेग से वापस आ रहा है, समय कितना ले रहा है, मान लेते हैं T2 डैश। कहाँ से कहाँ तक, M1 डैश से G1 डैश पॉइंट तक आने में। लेकिन भाई मेरे को चाहिए लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी निकालना है तो ये हो गया लंब। अब पृथ्वी गति कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी T1 समय में तय करेगा। वो कितना लगेगा उसको, V T1 डैश के बराबर लगा। और यहाँ पे मैं ये T1 डैश है और T2 डैश मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं मानूंगा भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतना ही दूरी तो चला जितना दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला है, तो ये समय कितना होना चाहिए, T1 डैश होना चाहिए। समझ में आ गई बात, जाने का समय T1 डैश, आने का समय T1 डैश, और उतने देर में तुम्हारी पृथ्वी कहाँ पहुँच गई, G1 से लेकर के P पॉइंट तक। तो क्या निकल के आ गया आपके पास, आधार निकला, ये कर्ण निकल गया, कितना निकल गया, C T1 डैश, आधार कितना निकल गया, V T1 डैश। ये लंब निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम याद है, चलिए लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर लिखें इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, G1 A डैश P में, आपकी कॉपी में दिख रहा है फिगर। चलिए उसमें अब हम लोग को निकालना है ये लंब। तो लंब निकालने के लिए A डैश P का वर्ग, G1 A डैश का वर्ग यानी कि कितना, C T1 स्क्वायर प्लस G1 P का वर्ग कितना आएगा भैया, ये बराबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, V स्क्वायर और ये T1 डैश का स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर हो गया, नोट कर लिया ना, क्योंकि अब मैं जैसे ही कैंसिल करूँगा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लिख लिया। अब इसमें से मेरे को T1 डैश निकालना है भाई, और मैं बोलूँगा कि A डैश P से ले की दूरी कितनी है, D के बराबर है। और अगर ये दूरी D के बराबर है तो क्या आया, D के बराबर अगर दूरी हम लोग ले लें तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, D इक्वस टू C स्क्वायर T1 डैश का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 डैश का स्क्वायर आएगा। चलो यहाँ से T1 डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, T1 डैश कॉमन निकाल लो और C स्क्वायर प्लस V स्क्वायर को ट्रांसफर कर देना। तो क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया,
ये निकल के आएगा T1 डेज का स्क्वायर इज D बाई सी, ठीक है, माइनस V। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर डाला मैं? ध्यान देना, तो पाइथागोरस थ्योरम पे शायद मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है, प्लस या माइनस का शायद किया क्या लंब और कर्ण में। देखो उसको करेक्ट करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस ही है सिंपल सा। चलो लगा के फिर देखते हैं। त्रिभुज कौन था? एडेस से लेकर के पी से लेकर के जीवन। यहाँ पे लंब क्या निकालना है हम लोग को? एडेस पी, इसका मान कितना है? डी। और उसके बाद जीवन से लेकर के एडेस की वैल्यू कितनी? सी स्क्वायर। T1 डेस की स्क्वायर, शायद उस टाइम में प्लस कर दिया था बेटा, उसको माइनस करो, कर्ण में माइनस करना पड़ेगा ना आधार को। तो ये वी स्क्वायर, ठीक, और T1 डेस स्क्वायर माइनस कर दिया उसको, तो मान क्या निकल के आया T1 डेस का? देखो T1 डेस का मान निकालो, चलो आराम से, D बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ऐसा हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है ना। चलो, ये T1 डेज का स्क्वायर है और ये D का स्क्वायर है। अब स्क्वायर को उधर ले जाएं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट अगर होगा तो क्या आएगा? अगर स्क्वायर रूट हम लोग ले लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आ जाएगा? जाने का और आने का, चूँकि दूरी सेम है, D ही है, तो वहाँ से जाना और वहाँ से लेकर यहाँ तक आना, तो उस कंडीशन में हम लोग के पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये ठीक, जाने में कितना टाइम लग रहा था जैसे आप लोग निकाले थे? D बाई रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लग रहा था। वर्ग नहीं आ जाएगा जब वो T1 डेस स्क्वायर के वर्ग को अगर हम लोग उधर पक्षांतर कर देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, और वर्गमूल से D बाहर निकल आ जाएगा। तो जाने में कितना लगा समय? D बाई रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। चूँकि दूरी बराबर है तो आने में भी उतना ही लगा, तो कुल समय कितना लगेगा? जाने का समय धन आने का समय। तो ये हो गया समय आपका, कितना हो गया? 2D बाई रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब चूँकि ये रूट है इसलिए उसको मैं पावर हाफ लिख सकता हूँ क्या? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ, चलेगा? चलिए अब फिर से वही करो, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो सी स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ये तो सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या निकलेगा? सी हो के बाहर निकलेगा ना भाई, रूट अंडर से सी स्क्वायर है, वर्गमूल अंडर सी स्क्वायर है, तो बाहर आएगा वर्गमूल से क्या निकल गया? सी। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर हाफ, चलेगा? अब फिर से मैं वही करने वाला हूँ भैया, इसको मैं हर से अंश में ले जाऊँगा, तो ये घात क्या हो जाएगा? ऋण में आएगा, और अगर घात ऋण में आएगा तुम्हारे पास एक नया समीकरण जनरेट हो गया, ये वाला दिख रहा है, समीकरण नंबर 2। और इसमें मैं क्या कर दिया, चूँकि v बाई सी का मान 1 से कम है इसलिए इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, जैसे मैं पहले ही बोला। और बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे अगर तो क्या मिलेगा आपको? 2D बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर। क्लियर है? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम चाहते हैं कि इसमें समयांतर निकल आए, दोनों समय में अंतर, मतलब डेल टी डेस की बात कर लेते हैं। चलिए ये निकला डेल टी डेस, पूरा मैथमेटिक्स सही है, अब आपको ज़्यादा इस पर कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अतः दोनों दर्पणों के प्रकाश किरण पुंजों में समयांतर कितने का आया? डेल टी। तो T1 माइनस T2, T1 का मान समीकरण 1 से निकालो, रख दो यहाँ, रखा तो क्या निकला? 2D बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और समीकरण नंबर 2 से T2 का मान रखो, तो 2D बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं धीरे से। अब यहाँ पे ये 2D बाई सी का 1 से गुणा कर दिए तो ये आ गया, फिर इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद ये माइनस और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस, और उसके बाद प्लस माइनस का फिर से माइनस, और ये आ गया। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो तो ध्यान से देखो, ये 2D बाई सी ये प्लस में है, 2D बाई सी ये माइनस में है, और यहाँ देखो ना बेटा ये वाला हिस्सा इसी पे, ये वाले पे 2DC वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दिखा? क्लियर है? और यहाँ क्या है?
सॉरी, इसको मैं गलत जगह को काट डाला क्या फिर से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लेते हैं। ये डी बाई सी प्लस में है और ये डी बाई सी माइनस में है। यहाँ से देखो 2d/c कॉमन हो जाएगा। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में वी स्क्वायर बाई 2c² करना पड़ेगा, मतलब पूरा कंप्लीट है ना, ये 1 है, में आधा को माइनस करना है इसको। तो क्या निकल के आएगा भाई? अब इसमें सोचो क्या निकल के आएगा। ये इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये तो आ गया है ना अपने पास। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा? 2d/c। ये देखो 2d/c क्लियर हुआ। ये 2d/c और ये c² c³ और ये v² कैसे हो रहा है, समझ में आया? देखो कॉमन निकाल लो इन दोनों में अगर डाउट हो रहा होगा तो। चलो इन दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा हल करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला है और ये वाला है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है निकालो। 2d/c v²/c² कॉमन लिए तो क्या आ गया? 1 माइनस आधा। 1 माइनस आधा तो क्या बचेगा? इसको गुणा करो, 2d v² c³ है ना। यहाँ माइनस कर दिए, तो क्या बचा? 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ही आएगा ना 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट टाइप का हो रहा है आपको? और अगर डाउट हो रहा है तो हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। डाउट है? चलो आगे चलते हैं। अब क्या आ गया ये देखो, इसमें ये आ गया 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। क्या बचेगा भैया? 2dv²/c³। नोट कर लिया? ये है समयांतर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट तक आपको अब कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये निकल आया हमारे पास समयांतर। अब हम लोग निकालते हैं पथांतर। तो वेग कितना है भाई, बोलिए? वेग निकाला आपने भाई, हमारे पास c है। समयांतर कितना? t। तो पाथ में अंतर दोनों के बीच में, दूरी वाला केस आ गया ना। तो पहले को आने में और दूसरे को आने में दोनों का समयांतर, और वेग तो हम लोग कहेंगे c ही रहेगा, प्रकाश का है। तो ये पथांतर कितना निकल के आता है? c डेल t के। तो डेल t का मान रख दिया, रखा, क्या मिला? ये c³ वाले में से एक तो c कैंसिल हो जाएगा, 3 c थे ना, तो c² बच गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, अगर हम माने ये सूर्य है और ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो 6 महीने बाद इसकी स्थिति ये होगी। मतलब क्या? जैसे पृथ्वी को आप कहें, पृथ्वी में हमारा उपकरण ऐसे रखा था इस पोजीशन में, तो इसको घुमा दो इसको। अगर आप इसको घुमा दोगे तो ये शेप बदल जाएगा। कैसे बदलेगा भाई? जिधर m2 था उधर m1 लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि ये m2 है और ये m1 दिशा था हमारे उस उपकरण के चित्र में। अपने चित्र को ध्यान से देखो आप। अब अगर ये घूम गया, पृथ्वी घूम के यहाँ पहुँच गए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? m2 ऊपर चला जाएगा और m1 नीचे आ जाएगा। ये हमारा फिगर इस तरीके से हो गया। हुआ? घुमा के देख लो आप, तो कितना निकल के आ गया? ये बदल गया, m1 और ये m2। कोई डाउट है? नहीं है ना। अब पूरा कैलकुलेशन वैसे ही होगा फिर से कि भाई t1 टाइम कितना निकलेगा प्रकाश को पृथ्वी की गति की दिशा में जाने और वापस आने में, और उसी प्रकार से लंबवत दिशा में जाने और आने में, और फिर दोनों का समयांतर निकालोगे आप, फिर दोनों का पथांतर निकालोगे आप। चूँकि दिशा बदल चुकी है और बदली हुई दिशा है, इसलिए इसमें पथांतर क्या हो जाएगा? जो पहले आया था उसका ऋणात्मक होगा। सीधा उल्टा कर रहे हैं ना, बदल रहे हैं। तो यहाँ पे पथांतर क्या आ रहा है, ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव। तो कुल पथांतर कितना हुआ पूरे इस 6 महीने के प्रोसेस में अगर देख लें तो दोनों में पथांतर, तो ये वाले पथांतर और ये वाले पथांतर, तो दोनों में कुल पथांतर कितने का आया? ये निकल के आ गया आपके पास। ये वाला पथांतर आपके पास निकल के आया है ये। तो dv²/c² माइनस dv²/c², तो माइनस का प्लस, ये आ गया आपके पास कुल पथांतर।
यहाँ तक कहीं कोई डाउट थोड़ी हो रहा। एक बार पूरा घूम के वीडियो को पॉज करो, पूरा शुरू से लेकर के, मतलब प्रयोग का उद्देश्य क्या है, उपकरण कैसे है, उपकरण की व्याख्या कैसे करें, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आके चेक करो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या करें? आगे ये है, माइकलसन और मोर्ले ने अपना जो उपकरण बनाया था उससे आपको मिलवा दिया। कैसे मिलवाया भाई? हमारे पास तो इस तरीके से उसने कहा भाई कि हमें व्यतिकरण कैसा बनाना है, संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना लेना पड़ेगा? तो बोले यार n लैम्डा, n इंटीजर होता है ना, n लैम्डा के बराबर। ये याद है आप लोग को सेकेंड ईयर से। संपोषी व्यतिकरण की शर्त है कि ये जो पथांतर है n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ये आ गया तुम्हारा। पथांतर कितना था? 2dv²/c² n लैम्डा। मैं चाहता हूँ ये n का मान निकालो आप, तो ये आ गया 2dv²/c² लैम्डा। यहाँ तक कोई डाउट है? मतलब लैम्डा के पदों में तुम्हारे पथांतर को लिखवा दिया। क्लियर है? अब माइकलसन और मोर्ले ने अपने उपकरण के बारे में बताया कि d का मान उसने कितना लिया था। पृथ्वी की गति तो आप सब जानते ही हैं, प्रकाश का वेग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया था उसका तरंग दैर्ध्य कितना है। ठीक, इसके बाद उसके रिजल्ट क्या मिला? अब n का मान 0.37 का। जब इस वैल्यू को अपने उस सूत्र में रखोगे आप, इस सूत्र में, कौन से सूत्र में? समीकरण 4 के। दिखा समीकरण 4? दिख गया n का मान निकालने वाला? तो उसमें d का मान रखो, c का मान रखो, v का मान रखो, लैम्डा का मान रखो और हल करो, तो ये आ गया 0.37। टारगेट क्या हुआ? माइकलसन और मोर्ले को ये देखना था कि जो व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं उसमें इतने का शिफ्ट होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक एक बार फिर रिवीजन कर लेना, और बाकी का जो पार्ट है इसका, निष्कर्ष और ऋणात्मक परिणाम का, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और कोई आवाज़ से डिस्टरबेंस हो रहा होगा तो उसको इग्नोर करके अच्छे से नोट करके समझना, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।